दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, उच्चतर शिक्षा और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आज के प्रैक्टिस सेट में हम केंद्र राज्य संबंध यानी संघ राज्य संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य जो वितरण है उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन है 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं। तो सही उत्तर है दोस्तों विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण, इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। आप देख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध हैं, विधायी शक्तियां हैं, उनके वितरण का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। और संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद में। तो उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 293 के बीच जो है संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध यानी फाइनेंशियल रिलेशंस जो है उनका उल्लेख किया गया है। आप देख भी सकते हैं कि संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग और संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण और संग्रहण यानी कलेक्शन को शामिल किया गया है। तो संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है शेयर बाजार और वायदा बाजार, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, वन और मजदूर संघ। तो सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में हमारे शेयर बाजार और वायदा बाजार शामिल नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार और वायदा बाजार जो फ्यूचर मार्केट और शेयर मार्केट होते हैं दोस्तों, ये संघ सूची का विषय हैं। और संघ सूची के विषयों पर आप जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। और आप जान सकते हैं कि वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, वन और मजदूर संघ, ये सभी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। और दोस्तों देखिए, वन यानी फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा न्याय प्रशासन, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। और पहले ये सभी विषय वन, न्याय प्रशासन और जनसंख्या नियंत्रण ये राज्य सूची के विषय थे, लेकिन अब इनको समवर्ती सूची में डालने का मतलब ये हो गया कि अब इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों के पास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी।
ऑप्शन देखिए, बलवंत राय मेहता समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या के संथानम कमेटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए दोस्तों, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, इसकी अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल यानी ऑम्बुड्समैन की स्थापना का सुझाव दिया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लोकपाल की स्थापना का सुझाव जो है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया है, और ये जो है ये हमारा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसमें देखिए, पुलिस, आपराधिक मामले, संचार और विदेशी मामले। तो आप इसमें जान सकते हैं दोस्तों, आपराधिक मामले जो हैं, आपराधिक मामले ये आपके समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के विषय हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपराधिक मामले हैं दोस्तों, ये समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत शामिल हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं, और इसमें संचार और विदेशी मामले संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट और पुलिस राज्य सूची का विषय है। तो याद रखिए, इसमें पुलिस जो है दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, और संचार और विदेशी मामले ये जो हैं केंद्र संबंध यानी संघ सूची का विषय है, और आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के विषय हैं। अगला प्रश्न है, संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है? देखिए, 97, 102, 82 या फिर 89। तो सही उत्तर है 97। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय, समवर्ती सूची में 47 विषय और राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय और राज्य सूची में 61 विषय। तो याद रखिएगा, 100, 61, 52 वर्तमान में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? आपको बताना है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद या राज्य विधायिका। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। जो हमारी पार्लियामेंट है दोस्तों, ये अंतर्राज्यीय व्यापार यानी इंटर स्टेट ट्रेड पर जो है संघ सूची का विषय है, और इस पर कर लगाने और कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। यानी दो राज्यों के बीच जो व्यापार होगा, इस पर जो कर लगता है और इससे संबंधित कोई कानून, ये संसद का विषय है। इस पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 ये राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत से उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व यानी नेशनल इंटरेस्ट का हो, तो इस विषय पर संसद कानून बना सकती है। और राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प या रिजोल्यूशन अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक इन फोर्स में रहेगा। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 249 में ये वर्णन है कि यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, इसी को हम विशेष बहुमत कहते हैं दोस्तों। तो राज्यसभा विशेष बहुमत से अगर जो ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो इस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। और ये संविधान के अनुच्छेद 249 में केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे विषय जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकते हैं वो किस में उल्लिखित है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट विषयों में? तो सही उत्तर है दोस्तों समवर्ती सूची में।
समवर्ती सूची में स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है और इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है दोस्तों, समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल यानी संसद जो केंद्र सरकार है और राज्य विधानमंडल यानी राज्य सरकार, यह इनके द्वारा बनाई गई विधियों में यदि कोई विरोधाभास होता है तो वहां पर संसद द्वारा बनाई गई विधि ही मान्य होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में सन्निहित हैं? राष्ट्रपति, राज्य, केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर संसद? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद। देखिए, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूअरी पावर्स जो है इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में और कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार में निहित हैं। तो याद रखिएगा, भारत में भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं, यानी जो इन तीनों सूचियों में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित कोई विषय इनसे अलग हो, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उन पर के कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतरराज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है 262, 263, 264 या 265। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद, जिसको कि इंटर स्टेट काउंसिल कहा जाता है, इसके गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 263 में जिस अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, इसकी स्थापना दोस्तों सरकारिया आयोग आप जानते हैं जो है केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन पर जो है इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। और सरकारिया आयोग का गठन दोस्तों 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में हुआ था। इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की थी। तो अंतरराज्यीय परिषद के गठन या स्थापना की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को हुई और जो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अंतरराज्य परिषद का उद्देश्य संघ और राज्यों के मध्य जो आपसी समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना है। तो याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 263 है और राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना या गठन की गई है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय परिषद या रीजनल काउंसिल का सृजन हुआ है किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा। देखिए दोस्तों, संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। एक दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई है और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किस लिए की गई है? तो एक संसदीय कानून के द्वारा 1956 में 5 यानी 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है और इनका उद्देश्य हर एक क्षेत्रीय परिषद द्वारा उस क्षेत्र के राज्यों से संबंधित समस्याओं का निपटान करके उनके लिए आपसी समन्वय, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ये किस प्रावधान यानी किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 265, 266, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 368। सही उत्तर ऑप्शन ए है दोस्तों, अनुच्छेद 265। और आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार के से ही कोई भी कर अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
यानी दोस्तों भारत में या भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना ही कोई कर लगाया जा सकता है और एकत्रित किया जा सकता है। इसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 265 में किया गया है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या पुंछी आयोग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है और वर्ष 1988 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन चुनाव सुधारों के उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य चुनावी कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की फैसिलिटी का अध्ययन करना था, यानी चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराया जाए, इसका अध्ययन करना इंद्रजीत गुप्ता समिति के जो है इसका मुख्य विषय था। दोस्तों इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया था और इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें पूछा गया था प्रश्न कि कौन सी समिति है जिसका संबंध केंद्र राज्य से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सरकारिया आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग, ये दोस्तों ये तीनों ही आयोग और समितियां केंद्र राज्य संबंध यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है कि राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन के लिए? तो राज्य सरकार द्वारा, ये केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार द्वारा जो है किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए? आपके लिए इस आखिरी प्रश्न में एक आपके लिए प्रश्न भी पूछा गया है जिसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में संघ राज्य संबंधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के साथ साथ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित अन्य प्रश्नों जैसे जो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।